जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग कल अर्थशास्त्र का परिचय देखे थे और हमने बताया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो 3-4 फैक्ट थे। जैसे पहला कि चौथी शताब्दी में जो चाणक्य थे उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जो कि एक प्रशासनिक बुक थी। उसके बाद हमने बताया था कि जो फादर हैं इकोनॉमिक के, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1776 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। आगे हमने बात किया था कि अर्थशास्त्र के जो पितामह हैं वो जेएम किन्स हैं। कौन है? जेएम किन्स हैं। और हमने बताया था कि कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों की जो अवधारणाएं थी वो बताया गया था। आज उसी के आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, डिफेंडर ऑफ इकोनॉमिक, फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है? एडम स्मिथ ना। डिफेंडर ऑफ इकोनॉमिक, अगला पॉइंट राइट करिए, डिफेंडर। डिफेंडर ऑफ इकोनॉमिक, डिफेंडर ऑफ इकोनॉमिक कौन है? कौन है? डिफेंडर मतलब क्या होता है? डिफेंडर मतलब क्या होता है? संरक्षक। डिफेंडर मतलब क्या होता है? संरक्षक। तो डिफेंडर ऑफ इकोनॉमिक कौन है बताइए? अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। और ये कहां के थे? कहां के थे? यूनाइटेड किंगडम। कहां के? यूनाइटेड किंगडम। तो सभी लोग राइट करिए, डिफेंडर ऑफ इकोनॉमिक अल्फ्रेड मार्शल। ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जो इनका प्रिंसिपल था वो मैनकाइंड वेलफेयर पे था। मैनकाइंड, इसका क्या मतलब हुआ? मैनकाइंड वेलफेयर पर अर्थात मनुष्य के हित को, मनुष्य के हित को ध्यान में रखकर, मनुष्य के हित को ध्यान में रखकर, इसका क्या मतलब हुआ? मनुष्य के हित को ध्यान में रखकर, अर्थात हमको ऐसी बिजनेस करना है, हमको ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना है जिसमें मानव का अहित ना हो। मनुष्य के हित को ध्यान में रखते हुए आय को बढ़ाना, वही क्या कहलाता है? मैनकाइंड वेलफेयर। अर्थात यही इनका क्या है? सिद्धांत है। यही इनकी क्या है? अवधारणा है। इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक बुक थी। इनकी कोई बुक बता सकता है? कौन सी बुक थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ये इनकी क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। हमने बताया डिफेंडर ऑफ इकोनॉमी किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। ये कहां के निवासी हैं? कहां के मूल रूप से रहने वाले थे? यूनाइटेड किंगडम के। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया, जो सिद्धांत दिया, मैनकाइंड वेलफेयर, अर्थात मनुष्य के हित को ध्यान में रखकर अपना आय बढ़ाना। और इनकी जो बुक थी वो कौन थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। आगे हम बात करते हैं। स्कैरसिटी डिफिनेशन। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? डिफिनेशन मतलब तो परिभाषा हो गई। डिफिनेशन को तो परिभाषा कहते हैं, शायद परिभाषा ही कहते हैं। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। स्कैरसिटी डिफिनेशन किसने दिया था? स्कैरसिटी डिफिनेशन किसने दिया था? राइट करिए, रॉबिन्स। किसने दिया था? रॉबिन्स। और ये भी कहां के निवासी थे? यूनाइटेड किंगडम। कहां के निवासी थे? यूनाइटेड किंगडम। देखिए, इनके अनुसार दो चीजें बताया था। पहली चीज क्या बताया था? इन्होंने अपने अवधारणा में क्या बताया? ह्यूमंस वांट्स आर अनलिमिटेड, अर्थात मनुष्य की जो जरूरतें हैं वो क्या हैं? असीमित हैं। मनुष्य की जरूरतें क्या हैं? असीमित हैं। और दूसरा चीज उन्होंने क्या बताया? जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे स्रोत हैं, जो हमारे संसाधन, वो कैसे हैं? सीमित हैं, लिमिटेड हैं ना। कैसे हैं? लिमिटेड हैं।
अर्थात जो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अर्थात मनुष्य की जो जरूरतें हैं वो असीमित हैं, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं, जो स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं। वो कैसे हैं? लिमिटेड है। तो क्वेश्चन पूछा गया है स्कार्सिटी डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई, अर्थात कमी की परिभाषा किसने बताया? तो किसने बताया? रॉबिन्स ने। किसने बताया? रॉबिन्स ने। आगे हम बात करते हैं, राइट हो चुका इतना? ठीक, देखिए हम आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, पॉल ए सैमुअलसन। क्या है? सैमुअलसन। देखिए इन्होंने क्या उदाहरण दी अर्थशास्त्र के बारे में, इन्होंने क्या बताया? जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा लाइट के बारे में, पढ़ा है लाइट के बारे में। लाइट के बारे में जैसे न्यूटन ने बताया, यंग ने बताया ना, हाइजन ने बताया, लेकिन उसके बाद जो अवधारणा दी वो किसने दिया था? डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जो जितने लोग थे सभी की परिभाषाओं को उन्होंने मान्य किया। तो उसी प्रकार जो पॉल ए सैमुअलसन थे ना, ये एडम स्मिथ की, अल्फ्रेड मार्शल की और रॉबिन्स की तीनों परिभाषाओं को एक में मर्ज किया और तीनों लोगों के अवधारणाओं को सम्मिलित रूप कहा, और कल इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखाई गई थी। सैमुअलसन का कथन लिखाया गया था ना। ठीक, तो पॉल ए सैमुअलसन ने तीनों लोगों को, किसके अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स और एडम स्मिथ की अवधारणाओं को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और तीनों लोगों के अवधारणाओं को मानते हुए इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया। यहां तक राइट हो चुका? राइट हो चुका यहां तक? ठीक, हम आगे बात करते हैं। देखिए भारत के एक व्यक्ति हुए थे अमर्त्य सेन। ठीक, इन्हें शायद कोई पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? कब मिला था? 1998 में। ठीक, तो पहली चीज तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1998 में। देखिए इनकी जो पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम लिखिए द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल सिद्धांत वाला रहेगा। ऑप्शन में एक ही तो दिया जाएगा, वहां प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, यहाँ द शब्द भी जुड़ा है, ऑप्शन में कोई एक रहेगा, दोनों नाम नहीं दिए जाएंगे ना। जैसे नीलकंठ में कौन सा समास है, तो उसमें तो फिर आपको प्राथमिकता सर जी बताए होंगे कि किसको देना है? कर्मधारय, बहुब्री। अगर बहुब्री है तो हमको प्राथमिकता हमेशा बहुब्री को देना है। ठीक, इसमें बात किया जाएगा, ये भारतीय हैं। ये कौन से हैं? ये भारतीय हैं। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ये पुस्तक है, ये इनकी क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। राइट करिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं। भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री हुए, आज जो भी भारत का स्ट्रक्चर है, जो भी ढांचा है, जो भी भारत की जीडीपी हो या फिर भारत जो आज प्रोग्रेस किया, वो किसकी देन है? वो किसकी देन है? मनमोहन सिंह। देखिए हम उन्हें एज ए प्राइम मिनिस्टर बेशक स्वीकार ना करें, लेकिन हम उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में बेहतर व्यक्ति थे वो। और समझ में नहीं समझ में? कौन? अगली बात हम किसकी करते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ना, ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं नरसिम्हा राव सरकार में, वित्त मंत्री रह चुके हैं। वित्त मंत्री के साथ साथ ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए आज जैसी स्थिति पाकिस्तान की है, किसकी है? पाकिस्तान की है, वैसी ही स्थिति, वैसी ही दयनीय स्थिति से भारत भी गुजर रहा था। क्या हुआ था? भारत भी गुजर रहा था। कब? 1990 के आसपास की बात है। कब की बात है? 1990 के आसपास की बात है। और देखिए ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, वहां पर ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थशास्त्र की जो विश्वविद्यालय है यही है। यहां पर ये प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और भारत में भी है लंदन स्कूल, सॉरी इकोनॉमिक स्कूल ऑफ दिल्ली, वहां पर भी ये प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। देखिए हमने बताया कि 1990 के आसपास भारत भी किस स्थिति में गुजर रहा था?
जैसे आज की स्थिति किसकी है, पाकिस्तान की, वैसी ही स्थिति के साथ भारत का सामना करना पड़ रहा था। ये वित्त मंत्री जब ये वित्त मंत्री हुए तो इन्होंने 3 योजनाएं लाई। कौन सी योजनाएं लाया, कौन कौन सी योजनाएं थी? हाँ, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फिर कौन सी योजनाएं लाया? हाँ, कौन कौन? देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। देखिए, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, कुछ ये फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं, आगे ये टॉपिक हमको पूरी डिटेल्स में पढ़ना है। देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। देखिए, उदारीकरण का मतलब क्या होता है? अगर उदारीकरण की बात की जाए, उदारीकरण क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। देखिए, उदारीकरण का मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए पहले क्या था, 1990 के पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपकी कोई भी फैक्ट्री है, वो चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, आपको लाइसेंस उसका प्राप्त करना अनिवार्य है। असल में आप बिल्कुल छोटी भी दुकान है तो आपको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ चीजों पर यह बाउंडेशन हटा दिया, कुछ चीजों पर बाउंडेशन हटा दिया, और लाइसेंस प्राप्त करने की जो भी उसकी कंडीशन थी उसको बहुत सरल बना दिया। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ है, आपके यहाँ मान लीजिए चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां 10 दिन रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती, तो ऐसी स्थितियों का सामना अगर कोई उद्योगपति को करना पड़ेगा, कोई किया, तो क्या दूसरा उद्योगपति यहाँ आएगा? कोई दूसरा उद्योगपति यहाँ अपना उद्योग डालेगा? नहीं डालेगा। तो उदारीकरण का मतलब हमने कम शब्दों में क्या बताया? हमने क्या बताया कम शब्दों में? कि जो लाइसेंस था, अर्थात जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप उद्योग डाल रहे हैं, उसमें लाइसेंस को प्राप्त करने का जो तरीका बहुत सरल बना दिया, और कुछ चीजों में लाइसेंस अनिवार्य नहीं किया, उसको खत्म कर दिया। लाइसेंस की अनिवार्यता कुछ में खत्म कर दिया, और बाकी इसका प्रोसेस बहुत सरल बना दिया। समझ बात है? उदारीकरण। निजीकरण की हम बात करते हैं। निजीकरण कल हम बता चुके हैं, निजीकरण हम बता चुके हैं ना। देखिए, निजीकरण का मतलब क्या हुआ, कल बताया था ना, पूंजीवाद बताया था। पूंजीवाद ही तो निजीवाद है। देखिए, इसमें इन्होंने क्या देखा, जैसे मान लीजिए, सुनिए, आप लोग बैंक गए, बैंक 10 बजे खुलती है, 10 बजे तो सफाई कर्मी आता है, वो झाड़ू लगाता है, 11 बजे वो कुर्सी पर बैठते हैं, 11:30 बजे सर्वर डाउन हो जाता है, 1 घंटा सर्वर डाउन रहा था, 1 बजे लंच हो जाता है, 2 बजे तक का लंच रहा था, 2:30 बजे आओ फिर सर्वर डाउन हो जाता, 3 बजे छुट्टी हो जाती। लोग क्यों सरकारी नौकरी को उन्मुख? भाई, सरकारी नौकरी में आपको जिम्मेदारी उतनी नहीं, घाटा होगा तो होगा। तो इन्होंने क्या देखा कि निजीकरण इसलिए किया कि जो सरकारी कंपनियां है ना, वो घाटे में जा रही हैं। किसमें जा रही हैं? घाटे में। और एक चीज समझिए, ये सरकार की हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाने की एक रणनीति है। इतना समझो, जो सरकार है ये हम लोगों को मानसिक गुलाम बना रही। बात समझ में नहीं समझ में? देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, हम लोगों को फ्री सिम दिया, आदि हो गए हम लोग। उसके बाद 99 रुपए की मेंबरशिप कर दिया, फिर रिचार्ज धीरे धीरे बढ़ाती गई ना, धीरे धीरे देखो रिचार्ज बढ़ ही रहा है। आदि होगा, ठीक। सरकार ने क्या किया, देखिए, जो यहां से अगर जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सूर्ययान चंद्रयान, उसका भी तो नेटवर्क कंट्रोल किया जाता है। उसका नेटवर्क जो कंट्रोल किया जाता है, आप कहीं जाओ, आप जियो नहीं काम करेगा। जो सैनिक वगैरह होते हैं जो बॉर्डर पर लगते हैं, वहां कौन सी सिम काम करती है? सिर्फ बीएसएनएल। कौन सी काम करती? इन्होंने बीएसएनएल को पीछे किया, प्राइवेट कंपनियों को आगे किया। और समझ में नहीं समझ में? तो इन्होंने ये देखा कि जो सरकारी कंपनियां हैं घाटे में जा रही हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको क्या किया, निजीकरण कर दिया, अर्थात उसका पूंजीपतियों को उसको दे दिया। तो इससे हमें 2 फायदा हुए। एक तो हमें एकमुश्त पैसा मिल गया, जैसे लाल किला है,
लाल किला तुम 50 साल के लिए बेच दियो। जैसे हम बोलो कि 250 करोड़ रुपया हमका चाहिए, 250 करोड़ तुमको एक मुश्त मिल गए। उसके साथ साथ जो वहां घाटा जा रहा था, सरकार को जो घाटा जा रहा है, आप घाटा से भी बच गए, और उसके साथ साथ आपको एक मुश्त पैसा भी मिल गया। तो निजी कार्ड का मतलब समझ में आया, उधारी कार्ड का मतलब समझ में आया। नीचे क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब तो बता सकते हो, वैश्विक। देखिए इसका मतलब हुआ कि हमारे लिए बाजार खोल दिए गए विश्व के स्तर पर। विश्व के स्तर पर हमारे लिए बाजार खोल दिए गए, अर्थात आयात निर्यात को बहुत सुगम बना दिया गया। आप आयात निर्यात कर सकते हैं। हाँ मान लीजिए, देखिए जैसे हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे चंद्र सेलिब्रिटीज हैं जो दीपावली के सामने ज्ञान देने चले जाते हैं, आते हैं ना, ये ना करो वो ना करो, ऐसा है वैसा है, करते हैं ना। लेकिन हम लोगों को ये कहते हैं कि चीन की चीजों को बहिष्कार करो। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भारत सबसे ज्यादा जो व्यापार करता है वो चीन और अमेरिका के साथ ही करता है। सबसे ज्यादा व्यापार भारत का किसके साथ होता है? चीन के, चाइना के साथ होता है, उसके बाद अमेरिका के साथ होता है। देखिए हम लोग ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम लोगों के यहाँ औद्योगिक शिक्षा जोड़नी चाहिए। हमारे यहाँ जो बच्चा कक्षा 12 के बाद जब ITI करता, पॉलिटेक्निक करता, तब वो चीज सीखता, वहां का बच्चा 6, 7, 8, 9 में ये सारी चीजें सीखता। आप इंग्लिश की जो प्रोज है, जो सप्लीमेंट्री है, जो पोएट्री है, इससे आप क्या सीखोगे? कुछ सीखोगे? कुछ नहीं सीखोगे, कोई मतलब नहीं। अगर यही आपको कक्षा 6 में एक मोटर भरना, कक्षा 6 में एक बच्चे को 1 साल अगर सिखाया जाए तो मोटर भरना सीख जाएगा। अगर वो मोटर भरना सीख गया तो अपना एक उद्योग भी आगे डाल सकता है। इससे सरकार को, चीन में क्या होता है, देखिए ऐसी शिक्षा देते हैं तो उससे क्या होता है, सरकार को बच्चा उधर औद्योगिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहा है और उधर उद्योग में उसको कर्मचारी भी नहीं नियुक्त करने पड़ रहे हैं। तो तीनों का मतलब समझ में आ गया। उधारी कार्ड क्या है, निजी कार्ड क्या है, वैश्विक कार्ड क्या है। ये बात सभी को सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा मजबूरी में कि आज जो भी प्रोग्रेस भारत किया है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों से हुआ है, और उनके द्वारा 3 योजनाएं लाई गई थी, उधारी कार्ड, निजी कार्ड, वैश्विक कार्ड। बात समझ में आई। और आज भी अगर देखा जाए तो इनसे बेहतर अर्थशास्त्री भारत देश में नहीं है। आज भी अगर कोई पार्टी, जो भी पार्टी सत्ता दल है, अगर उनको बजट पेश करना होता तो एक बार इनसे आज भी राय ली जाती। बात समझ में नहीं समझ में? उसके साथ साथ तुम लोगों को पता होगा 2014 के आसपास भारत जो था ना, भारत 5वें या 7वें पायदान पर था इकोनॉमी के मामले में। पायदान पर था शायद जहां तक अगर हम सही हैं तो 7वें नंबर पे था, 7वें या 5वें में एक था। और भारत के पास जो रुपया पैसे जो भी सारी चीजें थी वो मात्र 15-20 दिन की थी। कितने दिन की थी? मात्र 15-20 दिन की। इन्होंने क्या किया, यूके में, यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, यूनाइटेड किंगडम में भारत का गहना गिरवी रखकर वहां से पैसा लाया और 14-15 दिन के अंदर ये भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। और इन्होंने जब नरेंद्र मोदी को सत्ता दिया तो इन्होंने बताया कि हम इन स्थितियों से सामना करके भारत को हम 5वें नंबर से 7वें नंबर से आज तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा किया, और आप इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन इनकेस ये ऐसा होता नहीं। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं? अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं? ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक, हेडिंग डालिए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं बताएगा कोई? एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होगा, इसका जो क्षेत्र होता है ना, इसका क्षेत्र छोटा होता है, इसका क्षेत्र छोटा होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है, इसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। देखिए इसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं?
सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। वहीं आगे हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कोई बता सकता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल हैं। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जे.एम. किन्स है। जे.एम. किन्स है। समझ में बात आई? इतनी बात समझ में आई? देखो कल हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जे.एम. किन्स को क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं ना। और यहां समझो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? अर्थात बड़े क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके बारे में इन्होंने बताया, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? गॉड फादर ऑफ इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र का पितामह। अर्थशास्त्र का पितामह। इतनी बात समझ में आई? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, इसके अंतर्गत हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो अल्फ्रेड मार्शल हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र को दूसरे शब्दों में हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र नाम से भी जानते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इसका जो दायरा होता है, इसका जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है और इसके जो फादर हैं, इसके जो जनक हैं कौन है? जे.एम. किन्स। आगे हम बात करते हैं, राइट करिए, देखिए अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के रूप में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राइट करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राइट करना। लिखिए अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के रूप में, अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के रूप में या इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना। आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे लिख लीजिए, एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक बाजार। एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक बाजार। देखिए हमने क्या बताया था, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसका क्षेत्र व्यापक होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है? हाँ, समष्टि का व्यापक होता ना। तो वही तो लिखा, अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के रूप में ना, अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी आय बढ़ा रहा है, या एक कंपनी अपनी आय बढ़ा रही है, या एक बाजार के माध्यम से हमारी आय बढ़ रही है, तो किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे राइट करिए, हेडिंग डालिए मेन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक। 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 इसके अंतर्गत साइड हेडिंग डालिए, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के व्यवहार का जो सिद्धांत दिया गया उसके अंतर्गत क्या बताया गया? राइट करिए, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है। राइट करिए, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता
कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। देखिए लिखा है, इसके अंतर्गत इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता अपनी आय विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करे। क्योंकि जब वो अपनी आय अपनी किसी ना किसी संसाधन को, अगर वो कोई ना कोई उसके पास संसाधन होगा, अब डायरेक्टली पैसों से तो उसकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन क्या आय बढ़ सकती है? पैसों से आय नहीं बढ़ सकती। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए रखे तो 5,000 रहेंगे, लेकिन अगर 5,000 आपने किसी उद्योग में, किसी संयंत्र में कहीं पर लगा दिया तो उससे आपकी इनकम और बढ़ेगी। तो वही चीज बताया गया, आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। अधिकतम संतुष्टि मतलब अधिक से अधिक लाभ कमा सके, अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। तो इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे घटक। घटक का मतलब क्या होता है? तत्व। घटक का मतलब क्या होता है? तत्व। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन से व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? बात समझ में आई? तो पहला बिंदु हमने क्या पढ़ा? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। आगे दूसरा करिए, दूसरी हेडिंग राइट करिए, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। अच्छा, जीएस के अंतर्गत अगर सबसे, हालांकि हमारे अनुसार तो जीएस कठिन होती है, अब तुम लोगों के अनुसार होती कि नहीं होती? जीएस कठिन होती नहीं, हम लोग मान लेते हैं ना, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन अगर जीएस के अंतर्गत जितनी चीजें अगर देखा जाए तो सबसे कठिन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, सबसे सरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी ना, टफ है। ठीक, सबसे कठिन क्या है? अर्थशास्त्र और राजव्यवस्था ना, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजें से अगर देखा जाए, इन्हीं के सिद्धांतों से क्या होता है? प्रोग्रेस होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही तो सारी चीजें होती हैं, और जो राजव्यवस्था है वो किसके अंतर्गत चलती हैं? किसके अंतर्गत चलती हैं? प्रशासनिक। अरे प्रशासनिक किसके अंतर्गत आता है? इतिहास के अंतर्गत। फिर राजव्यवस्था ना। ठीक, राइट करिए। इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार उत्पादक यह निर्णय लेता है किस प्रकार उत्पादक यह निर्णय लेता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, जिससे अधिकतम लाभ हो सके, जिससे अधिकतम लाभ हो सके। देखिए परिभाषा का कोई मतलब नहीं, हमको घटक याद रखने, परिभाषा ऐसे हम लिखा दे रहे हैं जानकारी में ना। देखिए इसको पढ़िए, क्या लिखा? किस प्रकार उत्पादक यह निर्णय लेता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना। सुनिए, इधर समझते हैं हम। देखिए हमने बताया एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक बाजार ना, इसके अंतर्गत ये बताया था, एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक बाजार। सुनिए, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे घर पर 100 बोरी धान होता है। कितने बोरी धान होता है? 100 बोरी। मान लीजिए कि तुम्हारे घर में 10 बोरी खपत है, 10 बोरी का तुम लोग उपयोग करते हो, उपभोग करते हो वर्ष भर में ना, वर्ष भर में बचा कितना? 90 बोरी।
90 बोरी जाहिर सी बात है, क्या आप इसको संग्रहित रख सकते हैं ज्यादा दिनों तक? नहीं रख सकते हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे दो प्रकार की किस्में हैं, जैसे दो प्रकार की किस्में हैं और उनका जो उत्पादन लगभग सेम है। जैसे एक किस्म हम मान लेते हैं, जैसे कोई किस्म बताइए धान, जैसे दामिनी, चलो ठीक, मोती, बस हम दो हमारे दो ना, दो के आगे नहीं, ठीक, दामिनी और मोती। सुनिए, अब मान लीजिए कि जो दामिनी की कीमत है ना, दामिनी की कीमत 1500 रुपए प्रति कुंटल है। अरे भाई साहब, मैथ में मान सको थोड़ा यो हम मान लियो, ठीक। और मान लीजिए कि मोती की कीमत कितनी है? 2000 रुपए प्रति कुंटल। हालांकि इससे बाजार के रेट से कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए रेट है, ठीक ना। अच्छा बताइए कि आप कौन सा धान लगाना सोचोगे? आप किस धान लगाने का प्रबंध करोगे? जाहिर सी बात मोती। क्यों? यही चीज तो लिखा है, देखिए लिखा है किस प्रकार उत्पादक यह निर्णय लेता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, और उसके साथ साथ कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है जिससे अधिक से अधिक लाभ हो सके। समझ बात आ रही? हमको लग रहा बोरिंग क्लास आज हो रही, ऐसा हमका महसूस हो रहा। आगे राइट करते हैं, लिखिए कीमत सिद्धांत। तीसरा पॉइंट राइट करिए, कीमत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत लिखिए, इसमें यह अध्ययन किया जाता है, राइट करिए, इसमें यह अध्ययन किया जाता है, कीमत सिद्धांत के अंतर्गत राइट करिए, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तु की कीमत बाजार में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है। कैसे निर्धारित होती है? तो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक पढ़े, उसके हम लोग डिफिनेशन भी देखी। तो हम लोगों को सिर्फ नॉर्मल ये याद रखना है कि जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक है दो हैं, व्यष्टि है और समष्टि है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसके जनक जो है अल्फ्रेड मार्शल हैं, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसको हम बाह्य अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और जो इसके जनक है वो जेम्किंस है, और जेम्किंस को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। डिफेंडर ऑफ इकोनॉमिक कौन है? डिफेंडर ऑफ इकोनॉमिक अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। अगर वही बात करते हैं अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। और जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी उसका संबंध किससे था? राजनीतिक या प्रशासनिक ना, 4वीं शताब्दी के आसपास ये बुक लिखी गई थी। और द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। कब राइट की गई? 1776। एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कई बार पूछी गई, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। इनमें किसकी है? दादा भाई नौरोजी। इसीलिए ऑप्शन नहीं देते, कुछ ऑप्शन तो फर्जी रहते हैं। ठीक ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ पुस्तकें, फिर उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। लिखिए दास कैपिटल, बहुत पूछी जाती है, इंग्लिश में आएगा, वहां हिंदी में नाम नहीं आएगा, इंग्लिश में लिख के आएगा, इंग्लिश वर्जन में। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। आगे लिखिए द पुअर इकोनॉमिक, द पुअर इकोनॉमिक, ये जानते हो किसको मिली है? आप लोगों को ये याद होगा, हाँ, अभिजीत बनर्जी। और अभिजीत बनर्जी को क्या हुआ था?
ये 2012 में प्रकाशित किया गया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। द पुअर इकोनॉमिक, ये किसकी पुस्तक है? अभिजीत बनर्जी। दास कैपिटल कई बार पूछी गई, दास कैपिटल कई बार पूछी गई। वहीं आगे हम बात करते हैं अगली पुस्तक का क्या नाम है? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी है? किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, नौरोजी है ना, नहीं, दादा भाई नौरोजी। आगे हम बात करते हैं हाउ टू पे फॉर वार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू पे फॉर वार। ये किसकी है? जेएम किन्स। किसकी है? जेएम किन्स। जॉन मेकार्ड किन्स इनका पूरा नाम है, जॉन मेकार्ड किन्स। अगली पुस्तक का क्या नाम है? द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। ये किसकी पुस्तक है? ये भी किसकी है? जेएम किन्स। किसकी है? जेएम किन्स। आगे हम बात करते हैं, देखिए हमने बताया ये जो सारी पुस्तकें हैं ये इंग्लिश में पूछी जाएंगी, इसीलिए इंग्लिश में लिखी जा रही है, इसकी हिंदी नहीं पूछी जाएगी, इंग्लिश वर्जन में पूछा जाएगा ना। तो जिसको अंग्रेजी से सख्त नफरत हो उसको भी मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ना। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। हाउ टू पे फॉर वार, हाउ टू पे फॉर वार किसकी रचना है? जेएम किन्स की। द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट किसकी रचना है? जेएम किन्स की। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? कौटिल्य ने। ठीक, आगे राइट करिए। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस किसकी पुस्तक है? जेएम किन्स की। किसकी पुस्तक है? जेएम किन्स की। इंडियन फाइनेंस एंड किसकी है? इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस किसकी पुस्तक है? जेएम किन्स की। देखिए जेएम किन्स की 3 हो गए, हाउ टू पे फॉर वार जेएम किन्स, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जेएम किन्स, द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ये किसकी है? जेएम किन्स की। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ये तो हम लिख चुके हैं फिलहाल। किसकी थी? किसकी थी? एक में दा था, उसके पहले हाँ जो चर्चा किया था अल्फ्रेड मार्शल। किसकी थी? अल्फ्रेड मार्शल। तो लिख लिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी अल्फ्रेड मार्शल। हो गया? सभी लोग राइट कर लीजिए इसको। आज की क्लास यहीं तक। कैसी लगी क्लास? अगर क्लास आपको समझ में आती है तो कृपया क्लास को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आप लोगों को लाइव क्लास से मिल सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।